अगर आप एक महीने में 25,000 रुपए कमाते हैं तो आप भारत में टॉप 10% अर्नर्स में आते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप 25,000 या उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप देश के 90% लोगों से ज़्यादा अमीर कहलाते हैं। हर साल यहाँ से करोड़ों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कोडर्स निकलते हैं। सोच के देखिए, 25,000 में शायद मुंबई में रेंट भी नहीं भरा जा सकता। दिल्ली में ये शायद महीने की ग्रोसरीज और आपके आने जाने का खर्चा है। एक कंट्री जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, अपने आप को विश्व गुरु कहता है, और दूसरी तरफ 120 करोड़ लोग जो महीने का 25,000 भी नहीं बना पाते। Fourth largest economy. Fourth largest economy. Fourth largest economy. आपने न्यूज़ में बहुत ढिंढोरा सुना होगा कि हम जापान, फ्रांस और यूके से आगे निकल गए। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या आपका लाइफस्टाइल जापान के लोगों से अच्छा है? क्या आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज क्या वो जापान से अच्छी हैं? आपको जवाब ना ही मिलेगा। जब हम इस $4 ट्रिलियन की इकॉनमी को 140 करोड़ लोगों में बांटते हैं तो भारत की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,600 बनती है, जो कि जापान के मुकाबले बहुत कम है। और जापान की लगभग पर कैपिटा इनकम $33,000 है। और अब बात करते हैं जो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की 22% इनकम हर साल देश के सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास ही जाती है, और पूरे देश की 40% वेल्थ। ऐसा लगता है कि भारत की आधी इनकम तो सिर्फ ये टॉप के 1 या 2% लोगों के पास ही है। कोविड के बाद के टाइम में भारत में बिलियनियर्स की वेल्थ ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और इसी टाइम में जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उनकी इनकम वहीं पर रुकी हुई है। अब हम आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहते हैं जो भारत में सबके साथ हो रहा है, लेकिन इसके बारे में शायद कोई फॉर्मल नाम ना हो। हम इसे बोलते हैं सिस्टम फेलियर टैक्स। ये पैसा आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको सरकारी सिस्टम ने फेल किया है। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आप उन सभी चीजों के लिए ये टैक्स, ये एक्स्ट्रा पैसा इन प्राइवेट कंपनीज को देते हैं। दूसरी बड़ी इकोनॉमीज में तो ये होता है कि आपकी बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही आपको एक अच्छा इलाज दिया जाता है, आपको सुबह काम पे आने जाने के लिए अच्छी बस सर्विस, अच्छी मेट्रोस, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन भारत में ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो उनको प्राइवेट स्कूल में भेजिए। अच्छा इलाज चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए। सुबह काम पे टाइम पे पहुंचना है तो अपनी गाड़ी लेके जाएं, अपना पर पेट्रोल डलवाएं। ये सभी चीजें जो आपको सिस्टम ने प्रोवाइड करनी थी, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स जो आपको सरकार ने देनी थी, उस सभी चीजों के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा अपनी जेब से पे कर रहे हैं। 1980s के दौर में चाइना और इंडिया की इनकम ऑलमोस्ट इक्वल थी। ये दोनों कंट्रीज काफी सेम सिचुएशन में थे, लेकिन इस टाइम पर चाइना ने वर्ल्ड की फैक्ट्री बनना चूज किया। अपने करोड़ों लोगों को फॉर्मल जॉब्स में लेके आए, गांव से शहर तक लेके आए, खेत से फैक्ट्री तक लेकर आए, और यही ट्रांजिशन की वजह से चाइना पॉवर्टी से बाहर आया। लेकिन ये चीज इंडिया के साथ उस स्केल पर नहीं हो पाई। इंडिया में दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है। हम इस चीज को एक सुपर पावर की तरह प्रमोट करते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक प्रेशर कुकर की तरह है। अगर टाइम पर बचा लिया तो अच्छी चावल या अच्छी दाल बनेगी, नहीं तो ये फटेगा। अगले 10 सालों में लगभग 10 करोड़ यंग इंडियंस काम की तलाश में होंगे। ये जर्मनी की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। हमें 10 सालों में इनके लिए जॉब्स अरेंज करनी होगी। अगर ये ना हुआ तो जब ये बूढ़े होंगे तो ये देश की सोशल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएंगे। ILO के डाटा के मुताबिक भारत में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 88% है, जिसका मतलब है कि भारत में लगभग 110 से 115 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं। मतलब काम तो मिलता है लेकिन बिना किसी फॉर्मल प्रोटेक्शन के। आपको पता ही नहीं कि आपको कल सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन 88% लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी लगभग जीरो है। और जब हम इस सब को दुनिया की और बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट्स लोगों को अनएम्प्लॉयड होने पर, बेरोजगार होने पर कुछ ना कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना खर्चा चला सके, कुछ वेलफेयर देती हैं। अगर कोई वर्कर इंजर्ड हो जाए तो उसको डिसेबिलिटी लीव दी जाती है, लेकिन भारत में कुछ भी नहीं होता। अगर आपके घर पे कोई इमरजेंसी है, अगर आप चोटिल हो गए हैं तो ये आपका ही सिर दर्द है। और भारत सरकार तो नंबर्स को अच्छा दिखाने के लिए अगर आप सिर्फ 1 घंटा हफ्ते में काम करते हो तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट मान लेती है। तो आपको सोशल सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? और यही हाल है भारत के 88% वर्कर्स का जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं।
और अब इस प्रॉब्लम का जवाब जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा एक सदी से भी पहले। भारत का हिस्सा वर्ल्ड इकोनॉमी में लगभग 25% का था। जी हाँ, हम अकेले ही दुनिया की 1/4 इकोनॉमी थे। और जब अंग्रेज गए तो ये नंबर कम होकर सिर्फ 3% रह गया। ब्रिटिशर्स ने भारत की इकोनॉमी में हर एक सेक्टर को चुन चुन कर खत्म किया। उस समय के बंगाल में ढाका दुनिया की वर्ल्ड टेक्सटाइल कैपिटल माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा भारत में लाके डंप किया गया और ढाका के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया। जिस इंडस्ट्री को बनने में कई सदियां लगी, उस पूरे इकोसिस्टम को ब्रिटिशर्स ने कुछ ही सालों में खत्म कर दिया। और इसी पैटर्न को हर इंडस्ट्री में रिपीट किया गया। कॉटन, नमक, स्टील, ट्रेड रूट्स, हर चीज को चुन चुन कर खत्म किया गया। और अब इसी कंप्लीट इकोसिस्टम को बनाने के लिए इतना समय और इतनी मेहनत लग रही है। और अब इस प्रॉब्लम की दूसरी सबसे बड़ी वजह है लाइसेंस राज। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल्ड मॉडल को चूज किया। इरादा बहुत नेक था, गरीबों की रक्षा करो। अगर सरकार का कंट्रोल होगा तो ही रिसोर्सेज को इफेक्टिवली बांटा जा सकेगा। इमेजिन करके देखिए, अगर भाखड़ा नंगल डैम को आजादी के बाद किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया होता तो क्या घर घर तक बिजली पहुंच पाती? लेकिन जब इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया तो ये एक बदनाम लाइसेंस राज में कन्वर्ट हो गया। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। कानपुर सिटी से एक बिजनेसमैन रविशंकर गुप्ता, ईयर 1974, वो एक लेदर फैक्ट्री लगाना चाहते थे। उन्होंने एनओसीज के लिए अप्लाई किया, बिजली के कनेक्शन के लिए और फॉर्मेलिटीज, बाहर से मशीन इंपोर्ट्स करने के लिए। लेकिन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते 3 साल लग गए और जब तक उनकी फैक्ट्री ने बनकर प्रोडक्शन शुरू किया तब तक डिमांड कहीं और से पूरी हो चुकी थी। और यही प्रॉब्लम उस समय ब्रॉडली पूरे इंडिया में रही, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप पूरा धीमा हो चुका था, मैन्युफैक्चरिंग लगभग बंद थी। इनोवेशन बेचारा तो ब्यूरोक्रेसी में ही फंस कर रह गया। फिर आया साल 1991। भारत ने अपनी इकोनॉमी खोलने का फैसला किया। इंपोर्ट पे टैक्सेस को कम किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी गई। इन रिफॉर्म से पैसा तो बहुत आया, लेकिन ये सारा पैसा हाई स्किल सेक्टर्स जैसे कि आईटी और फाइनेंसेस में आया। लेकिन जहां पर करोड़ों नौकरियां बननी थी, मास एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स थे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज, वहां पर ये ग्रोथ बहुत कम हुई। इसी वजह से देश की जीडीपी तो बढ़ी, पर आम आदमी के लिए मास एम्प्लॉयमेंट कभी क्रिएट ही नहीं हो पाया जैसे कि चाइना में हुआ। अब हम आपको 2 एग्जाम्पल्स के साथ भारत में एजुकेशन और हेल्थ का हाल सुनाते हैं। ASER का साल 2024 का डाटा हमें बहुत खतरनाक और अलार्मिंग चीज बताता है। भारत की फाउंडेशनल एजुकेशन, जिसने बच्चे की फ्यूचर की नींव रखनी है, वो बहुत ही बुरे हालात से निकल रही है। ASER के 2024 के डाटा के मुताबिक 3rd क्लास के सिर्फ 23% बच्चे ही 2nd क्लास की किताबों को पढ़ पा रहे हैं और 5th क्लास के सिर्फ 30% बच्चे ही डिवीजन कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे केपेबल नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें सिस्टम ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही नहीं दिया। अब हम बात करते हैं रमेश की। पुणे के बाहर रात को अचानक उन्हें चेस्ट पेन हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, 3 दिन आईसीयू में रखा और बिल बना 4.25 लाख रुपए। रमेश ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स को यूज कर लिया हॉस्पिटल में। बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ा था, वो पैसा गया। वो घर जो उसने 10 साल की मेहनत से बनाया था, उसके ऊपर उसको लोन लेना पड़ा। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। और सिस्टम फेलियर टैक्स की ये एक और एग्जांपल है, जहां पर आपको मेडिकल सुविधाएं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए थी, वहां आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी जेब से इतना पैसा खर्च करना पड़ता है सरकार को टैक्स देने के बाद भी। हम इस वीडियो में ये भी बताना चाहते हैं कि भारत हर जगह पे फेल नहीं हो रहा, भारत कई जगह पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहा है। पिछले 30 साल में भारत में लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी या भूखमरी से बाहर निकाला गया और लोगों को मनरेगा या कई और स्कीम्स के जरिए रोजगार दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भारत में आगे क्या ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ा पहला सोल्यूशन है कि भारत में रियल अच्छी हाई पेइंग जॉब्स को इम्प्रूव करना। अगर एक छोटा कपड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसके पास स्किल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यहाँ पर सरकार की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे भारत में हर चीज एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा सके। तो भारत में इन्वेस्टर को हर अप्रूवल एक 1 सिंगल विंडो सिस्टम में दिया जा सके,
जहां पर उनको कई साल अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, हर चीज को इम्प्रूव किया जाए ताकि एक फॉरेन इन्वेस्टर बहुत आसानी से भारत में अपना बिजनेस सेटअप कर सके और बने हुए प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट या उससे बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि भारत को ये इनफॉर्मल सेक्टर से बाहर आना होगा। हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। मुंबई में एक छोटा दुकानदार जो दुकान में और एम्प्लॉयज रखना चाहता है, अगर वो फॉर्मली रखेगा तो उसको कई फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन, बैकग्राउंड चेक और कई तरह की फीस देनी होगी। और इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे दुकानदार एम्प्लॉयज को इनफॉर्मली हायर करते हैं और इसी के कारण कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाता। तीसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। अनफॉर्चुनेटली आज 2026 में भी हमारी वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर में काफ़ी कम है। वुमेन्स को मेन के कंपैरिजन में आज भी कम पैसे दिए जाते हैं। हम आज भी छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में वुमेन्स को सिक्योर फील नहीं करा पाते। अगर उनको सुबह 5 बजे या 6 बजे काम पर जाना है, उनके लिए रिलायबल ट्रांसपोर्ट नहीं है। और भारत सरकार को एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली बच्चों की फाउंडेशन एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। क्या आप कभी इस बात को सोचते हैं कि आपकी खुद की पढ़ाई में एक अच्छे टीचर का कितना हाथ है? वो एक इंसान आपकी पूरी लाइफ को, पूरी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और अब ऐसे ही सोचिए करोड़ों बच्चे जिन्हें वो एक अच्छा इंसान नहीं मिल रहा। और अब सबसे ज्यादा खतरे की बात करते हैं जिसे इंडिया ने पैदा नहीं किया, वो है क्लाइमेट चेंज। इसे इग्नोर तो किया जा सकता है लेकिन इसे रोका या बदला नहीं जा सकता। एक ही साल में बाढ़ या सूखे दोनों हो रहे हैं जिससे बहुत सारी फसलें खराब होती हैं और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से खेतों में पैदावार कम हो रही है जिससे खेत में काम करने वाले मजदूर और किसान दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भारत के फार्मिंग सेक्टर में आज भी क्रॉप इंश्योरेंस बहुत कम है जिसकी वजह से अगर क्रॉप फेल होते हैं तो किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलता, जिससे वो कर्ज के जाल में दबे रहते हैं। अगर इंडिया में लोगों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी वेजेस मिलेंगी, तभी हमारे शहर इंप्रूव होंगे, तभी लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी पर कैपिटा इनकम ऊपर जाएगी। और अगर भारत अगले 10 सालों में इन 10 करोड़ लोगों को नौकरियां देने में कामयाब नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बन जाएगा। जी हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं है। इंडिया ने डिजिटल या सॉफ्टवेयर फ्रंट पर बहुत काम किया जिसे दुनिया कॉपी कर रही है और अब इंडिया को यही स्टोरी मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट हर जगह रिपीट करनी होगी। एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा ताकि हम हर चीज़ यहीं पर मैन्युफैक्चर कर सकें और अपने लोगों को रोजगार दे सकें और उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अमृत।